हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपसे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर कुछ जनरल और बेसिक बातें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपना जो भारतीय संहिता अधिनियम है 1872 का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, वैसे तो आपको पता है 266, वैसे तो 238 सेक्शन इसके अंदर हो गए हैं, बाकी के इसके अंदर रिपील हो गए हैं। वैसे ओवरऑल इसके रिपील वगैरह सारे सेक्शन को मिलाकर देखें तो इसके अंदर 1 से लेकर 266 सेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा एक्ट है वैसे, और समझने के लिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्ट है ये। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 1872 का है, 9 का एक्ट है ये 1872 का। सबसे पहली बात तो आती है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, और इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखो दिल्ली में बहुत सारे एक्ट हैं अपने पास। ठीक है, अपन कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट है, बहुत सारे सिविल एक्ट हैं अपने पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज के दिन टाइम में जो काम में आता है अपने पास है रोज़ की लाइफ में। ठीक है, डेली अपन जो करते हैं एक दूसरे से, वो कॉन्टैक्ट ही करते हैं। ठीक है, किसी को अपन डिनर पर बुलाते हैं, किसी के साथ मूवी देखने जाते हैं, किसी के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, किसी से कोई गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, और किसी से मान लो कोई माल खरीद कर लाते हैं, किसी को हम कहते हैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि है ना, आज तो मैं कुछ डाउन पेमेंट दे देता हूँ और आगे जाके मैं ये चीज़ आपसे ये खरीदूंगा या लूँगा। किसी से कोई ऐसा कोई गुड्स वगैरह खरीदने वगैरह का ना करके हम ऐसा कह देते हैं कि आपको ये फलाना डेट है, मेरे घर में शादी है, आपको अपनी कैटरिंग जो भी व्यवस्था है वो भेजनी है। ठीक है, या हलवाई भेजने हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली काम में आने वाला जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। ठीक है ना, रोज हम सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे तरह के जो करार होते हैं, ठीक है, संहिताएं होती है, क्या सभी आप जाके कोर्ट में आप कह सकते हो कि इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट वादा पूरा नहीं किया तो आप जनाब मेरे को, माय लॉर्ड मेरे को क्षतिपूर्ति दिलवाओ? ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जो वाणिज्यिक पर्पज से किए जाते हैं, जो कमर्शियल पर्पज से किए जाते हैं, जो लीगल रिलेशन अडॉप्ट जो क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं, केवल वही जो संहिताएं हैं, वही जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, करार है, वो ही क्या हो सकते हैं, कोर्ट द्वारा आप एनफोर्स करवा सकते हो, परिवर्तनीय करवा सकते हो, बाकी के नहीं करवा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, किसी ने मूवी देखने का प्लान बनाया। ठीक है, वो कहा कि बहुत बढ़िया मूवी आ रही है धुरंधर 2, ठीक है चलो देखने चलते हैं। ऐसा नहीं है, उसने मना कर दिया, नहीं भाई मेरे को तो आरजेएस की क्लास लेनी है शाम को, तो मैं तो नहीं चल सकता। ठीक है, नाइट शो हम नहीं देख सकते, ठीक है पढ़ना है। तो ऐसा करके होता है, तो वो नाराज हो जाता है, और क्या कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो कुछ एक करार ऐसे होते हैं जिनका जो उद्देश्य होता है वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करना होता है, तो ऐसे को तो नहीं करवा सकते। बाकी जिनके भी जो वाणिज्यिक पर्पज से किए जाते हैं, कमर्शियल पर्पज से किए जाते हैं, और ऐसे जो करार जिनके अंदर लीगल रिलेशन क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उन सभी को आप कोर्ट द्वारा एनफोर्स करवा सकते हो, उनको परिवर्तनीय करवा सकते हो। ठीक है ना, तो कोई भी वाणिज्यिक व्यवहार उसके पक्षकारों के आपसी समझ पर आधारित होता है। ठीक है ना, आपसी समझ होगी, आपके लीगल रिलेशन आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कोई फलाना काम है, कोई माल आपको खरीदना है, ठीक है ना, तो आप उससे पूरा डील करोगे कि इस दिन को, इस तारीख, इसको इतने समय आप मेरे को इस स्थान पर इतने प्राइस में ये चीज़ डिलीवर कर देना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपसे समझ की होती है। ठीक है, अब समझ की होती है। उसके बाद इस समझ या विचार को सामान्यतः पक्षकारों के आशय को प्रभावी करने के लिए लिख लिया जाता है, और इसको लिखना ही क्या कहते हैं, इस चीज को लिखित रूप में ही इसको करार का नाम दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ताकि भविष्य में इससे सहूलियत प्रदान हो। कोई भी विवाद अगर पक्षकारों के बीच में उत्पन्न हो जाए तो हमारे कोर्ट पड़े हैं, और कोर्ट से इनको एनफोर्स करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोडिफाइड तरीके से भारतीय संहिता अधिनियम के अंदर को कोडिफाइड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। इसके कुछ एक पार्ट है, देखो इसके अंदर वैसे तो अगर पूरा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा जाए तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266 तक इसके अंदर सेक्शन थे पहले।
ठीक है ना, अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो सेपरेट एक्ट बन गए। जैसे कि अपन बात करें सेक्शन 1 से लेकर जो सेक्शन 75 है, 1 से लेकर 75 तक है, इसके कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पार्ट है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, हर तरह की जितनी भी संहिताएं होंगी उन पर लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कहलाता है वो, ठीक है। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 है, पहले हुआ करते थे, अब नहीं हुआ करते हैं। क्यों नहीं हुआ करते हैं? क्योंकि इसके लिए सेपरेट एक्ट बना दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल बिक्री अधिनियम जिसका नाम कहते हैं 1930, ठीक है ना। हिंदी में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बाकी मैं कोशिश करूंगी पूरा का पूरा हो, ठीक है। वैसे मेरे को कोई परेशानी नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब बराबर ही हैं, ठीक है ना। और कानून देखो, लोअर कोर्ट्स के अंदर जो मतलब लैंग्वेज यूज होती है वो आपको पता है बेसिकली उर्दू या हिंदी यूज होती है। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो नॉलेज आप दोनों लैंग्वेजेस का रखो, ठीक है ना, और प्रायोरिटी दो हिंदी को भी, ठीक है। तो समझो, और काम सभी में ही करना है, ठीक है। और तो ठीक है, जब अपन इतने सारे एक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो लैंग्वेज की भी नॉलेज एक एडवोकेट को अच्छी होती है, और हिंदी अच्छी होती है एडवोकेट की, मैं तो ये मानती हूँ इंग्लिश से ज़्यादा। तो दोनों में आप पढ़ने की और समझने की कोशिश करें, ठीक है। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 इसके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर चले गए हैं। उसके अलावा सेक्शन 124 से लेकर 238 जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाने जाते हैं, विशेष संविधाएं के नाम से जाने जाते हैं, विशेष अनुबंध, ठीक है ना, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट सेकंड है, ठीक है, वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू हर तरह के जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। फिर है सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर चले गए, ठीक है। इनके लिए सेपरेट एक्ट है 1932 के अंदर बना दिया, जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनर्स के बीच में जितनी भी संहिताएं होती हैं उनके बीच में डील करता है, ठीक है। तो ये तो थे कॉन्ट्रैक्ट का 1 से लेकर 266 तक के पार्ट। अभी अगर कोई क्वेश्चन आए कि टोटल कितने पार्ट को कितने सेक्शन है इसके अंदर, तो 238 सेक्शन है, ठीक है। इसकी 238 सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसको पास हुआ था ये जब 25 अप्रैल 1872 को ये पास हुआ था, 25 अप्रैल 1872 को ये पास हुआ था, ठीक है। इसको लेजिस्लेटिव गवर्नर जो पहले के टाइम में अंग्रेजों ब्रिटिश शासन काल का ये जो एक्ट है, तो जो गवर्नर जनरल जो भी होते थे उस टाइम ब्रिटिश के, ठीक है ना, उनके द्वारा पास किया गया है, ठीक है। और इनेक्टमेंट इसका हुआ था 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू हुआ था, और 1-2 एक्ट और हो सकते हैं जो लागू हुए थे। बाकी इसके अंदर बहुत मेजर एक्ट लागू हुआ था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था, तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 सितंबर 1872, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेक्शन है, जो अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर की बात करें, सेक्शन पे तो अपन बाद में जाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करें अपन, तो इसके अंदर खूब सारी संहिताएं हैं, ठीक है। जैसे जनरल पार्ट मैंने बताया आपको, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। इसमें हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर ये बातें लागू होंगी। उसके बाद इसके स्पेसिफिक पार्ट मैंने आपको बताया, जो विशेष पार्ट है इसका 124 से लेकर 238 तक के अंदर इसमें लागू होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, प्लेज है, ठीक है, और चार्ज के बारे में बता रखा है, ठीक है, एजेंसी के बारे में बता रखा है, ठीक है, बीमा अधिनियम के बारे में बता रखा है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बता रखा है, वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो आपको सेक्शन पढ़ने से पहले ही ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगी, चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये उन सभी को रिलेट करके इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसीलिए ही समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल बेयर एक्ट से कवर होता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी सामान्य बातें हैं जो आपको बेयर एक्ट से हटके या तो रेफरेंस बुक्स या गाइड्स, या आपके कोई टीचर हो, या आपने कभी कॉलेज टाइम में वगैरह कभी पढ़ा हो, तभी आपका ये एक्ट कवर होता है। बाकी ये अगर एक बार किसी के समझ में आता है तो बहुत अच्छा एक्ट है ये, ठीक है, और बहुत स्कोरिंग एक्ट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि संविधाएं किस किस तरह की होती है, ठीक है। मेन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो संविधाएं होती है वो होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है
और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, वॉइड के बारे में है। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो यही हैं पूरे एक्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि बार बार ये वर्ड आएंगे, व्हाट इज वैलिड, व्हाट इज वॉइड एंड व्हाट इज वॉइडेबल, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वेद करार की बात करते हैं, वेद संहिता की बात करते हैं। करार तो एग्रीमेंट हो गया, वेद संहिता की या तो संहिता कह दो या अनुबंध कह दो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो वेद अगर अनुबंध की बात करें अपन, तो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज लीगली अनफोर्सेबल एंड फुलफिल्स ऑल असेंशियल ऑफ सेक्शन 10, ठीक है ना। लीगली अनफोर्सेबल होंगे, ठीक है ना। 2H के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि जो मतलब है लीगली अनफोर्सेबल होंगे, जिनको आप कोर्ट में ठोक बजा के मांग सकते हो कि ये इसने मेरे अनुबंध का खंडन किया है, इसने पूरा नहीं किया है अपना वादा, तो मुझे क्षतिपूर्ति दिलाओ, या उससे कहो कि है ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, ठीक है ना। ये जज साहब के सामने आप जाके कह सकते हो। तो ये तो हो गया लीगली अनफोर्सेबल। और जो सेक्शन 10 धारा 10 की सेक्शन 10 की कुछ एक शर्तें हैं, जैसे कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वैलिड कंस्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, पक्षकारों का स्वचित मस्तिष्क का, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, पक्षकार होने चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो करार हैं वो सेक्शन 10 के अंदर कुछ एक शर्तें दे रखी है। अगर सेक्शन 10 की शर्तें पूरी करता है और लीगली अनफोर्सेबल है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपन कहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए एसेंशियल क्या क्या होते हैं, जैसे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 14, मतलब 14 के अंदर तो फ्री कंसेंट क्या होती है उसके बारे में दे रखा है। 15 से लेकर आपको सेक्शन जो दे रखा है 21-22 तक मिलेगी आपको, ठीक है। और इस तरीके से आपको मिलेगी जिसमें फ्रॉड, रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन और इन सब के बारे में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें है फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, पक्षकारों का कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जैसे कि माइनर कर सकता है, ठीक है ना, तो माइनर के द्वारा बताया हुआ वॉइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइनर 18 साल से कम की उम्र वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और बहुत सारे ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो सक्षम मतलब पार्टीज द्वारा ही होंगे, जैसे पागल आदमी नहीं कर सकता है। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब करार तो कर लिया, ठीक है, किसी की सुपारी ले ली, सुपारी जानते हो मर्डर के लिए, ठीक है ना, मर्डर के लिए फिरौती ले ली या कोई और ले लिया, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। इनकी कोई भी वैधानिकता नहीं है, ये इलीगल है, ठीक है ना, उनका पर्पस लीगल होना चाहिए। उसके बाद नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, ठीक है ना, उनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मर्डर के लिए करार कर लिया, एक्सप्रेसली वॉइड है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, ठीक है ना, सट्टेबाजी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन जो करार आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं और ऐसे आपने अपना करार कर लिए तो वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ए एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 50,000, मतलब ए अपनी बाइक बेचने के लिए बी को कहता है कि मैं 50,000 में तुम्हें बाइक बेच दूंगा। बी एक्सेप्ट, बी ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं 50,000 पे कर दूंगा, तुम अपनी बाइक बेच देना। ये जो इस तरीके की बातें होती है किसी भी संविदा के अंदर, वो क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो मान लो बेचने के लिए करता है, अगर बाइक ले लेता है और पैसे नहीं चुकाता है तो उसके लिए कोर्ट जा सकता है और अनफोर्स करवा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब आती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J के अंदर बता रखे हैं, ठीक है ना, जो सेक्शन जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्लोज है, उसके अंदर 2J के अंदर बता रखा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डेफिनेशन क्लोज, इसका इंटरप्रिटेशन क्लोज है सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। क्या होता है वॉइड, अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है ना, अनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, ठीक है ना, कोर्ट में जाके आप उसकी मांग नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते हैं, वो होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। इट मे बी वैलिड इनिशियली बट लेटर बिकम्स वॉइड। ये हो सकता है कि वो शुरुआत में तो वैलिड हो, वैध हो, लेकिन बाद में जाके वो वॉइड हो जाए, ठीक है ना। जैसे नो लीगल राइट्स कैन बी अनफोर्स, इसके लिए आप कोई भी आप अपने जो लीगल राइट्स है वो अनफोर्स करवा नहीं सकते, उनकी डिमांड नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, ए अग्रीज टू सेल गुड्स टू बी बट बिफोर डिलीवरी, मतलब ए ने माल बेचने का बी से करार किया, ठीक है, एग्रीमेंट किया, ठीक है, बट बिफोर डिलीवरी से पहले ही उसकी गुड्स ही नष्ट हो गई। अब जब गुड्स ही नष्ट हो गई तो इम्पॉसिबल हो गया, और इम्पॉसिबल वॉइड होते हैं, आपको पता है।
तो इस तरीके से ये शुरू में तो वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल होने की वजह से वॉइड हो गया। तो ऐसे करार को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेक्शन 56 डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा होगा आपने, नैराश्य का सिद्धांत। ठीक है ना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आरजेएस का, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है ना, तो सेक्शन 56 के अंदर बता रखा है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इसका फुलफिल नहीं होगा। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। जैसे कि गुड्स की स्मगलिंग करना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 के अंदर दे रखा है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले नहीं कर सकते हो आप। ठीक है ना, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आती है बात वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल होते हैं शून्य करनी है। ठीक है ना, जिसको एक पार्टी की जो कह सकते हैं इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको एनफोर्स कराए या नहीं। जैसे किसी ने किसी के साथ धोखा कर दिया, ठीक है, तो अगर धोखा अगर मामूली है तो वो कहेगा जाने तो कौन तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। ठीक है, तो वो उस एक पक्ष का जिसको धोखा हुआ है उसकी इच्छा पर है, निर्भर करता है कि वो कोर्ट के सामने जाके डिमांड करे या ना करे। ठीक है, तो थर्ड इसका है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2I के अंदर दे रखा है, इंटरप्रिटेशन क्लोज जो सेक्शन 2 के अंदर 2I के अंदर दे रखा है। अब कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, केवल एक ही पक्षकार जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसको एनफोर्स करवाए या नहीं करवाए। ठीक है, उसके बाद है कि ये क्या बोल सकते हैं अपन, व्हेन इट अराइजेज, जब ये कैसे अराइज होता है, व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री। ठीक है ना, जब फ्री कंसेंट नहीं होती है। और फ्री कंसेंट कब नहीं होगी, जब कोवर्जन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कोवर्जन के कारण, ठीक है, उत्पीड़न के कारण हो सकता है, फ्रॉड धोखा हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन मिथ्या व्यापदेशन के बारे में हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रपीड़न वगैरह के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है और कोवर्जन है, तब ऐसा नहीं मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से बता रखा है सेक्शन 19 और सेक्शन 19A के अंदर। ठीक है, शायद 19 और 19A ही है, एक बार मैं देख लेती हूँ। यस, आई एम राइट, 19 और 19A के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, 18 तक देखो फ्री कंसेंट तो दे रखी है सेक्शन 14 के अंदर, 15 के अंदर दे रखी है कोवर्जन। ठीक है, 16 के अंदर दे रखी है अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 के अंदर धोखा फ्रॉड दे रखा है, 18 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन दे रखा है और 19A के अंदर दे रखा है कि कौन से वॉइड और वॉइडेबल होंगे। ठीक है, वॉइडेबल के बारे में दे रखा, वॉइड के बारे में नहीं दे रखा, वॉइडेबिलिटी के बारे में दे रखा है। बस एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला अलग है जो 19A के अंदर है, बाकी सारों को 19 में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि इसका एग्जांपल देती हूँ मैं वॉइडेबल का। ए फोर्सेस बी टू एट गन पॉइंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बंदूक की नोक पर बी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है ना, तो बी से जबरदस्ती, ठीक है ना, बी से जबरदस्ती मतलब कोवर्जन से पीड़ित होकर उससे, सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, शायद कोवर्जन होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, एक बार मैं देख लेती हूँ। सॉरी, कोवर्जन नहीं होगा। कोवर्जन के अंदर वो आते हैं जिसमें आईपीसी के अंदर, ठीक है ना, आईपीसी के अंदर जो अपराध है और उनसे मतलब उनसे जो प्रेरित होकर अगर कोई करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो क्या होते हैं, आईपीसी वाले ही हैं। तो कोवर्जन से पीड़ित हुआ है और कोवर्जन से पीड़ित है, इसलिए वॉइडेबल है ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है ना, तो बी के ऊपर इच्छा है कि वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है और उसको पूरा कर सकता है या उसको कैंसिल करा सकता है। ठीक है, तो ये तो थे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जो वॉइड थे, वैलिड थे और वॉइडेबल के बारे में थे। अब बात करते हैं कुछ एक टाइप ऑफ प्रपोजल्स हैं। ठीक है, प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, प्रस्ताव के कुछ टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है एक्सप्रेस्ड प्रपोजल, मतलब एक्सप्रेस्ड जो पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है, इम्प्लाइड, ठीक है, एक्सप्रेस मतलब प्रत्यक्ष, इम्प्लाइड विवेक्षित जो मतलब इम्प्लाइड तौर से किया जाता है। ठीक है, जनरल प्रपोजल सामान्य प्रस्ताव, ग्रोस प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल और स्टैंडिंग प्रपोज ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, वापस से बोलती हूँ, एक्सप्रेस प्रपोजल हो सकते हैं, इम्प्लाइड प्रपोजल हो सकते हैं, जनरल प्रपोजल हो सकते हैं, ग्रोस प्रपोजल हो सकते हैं, काउंटर प्रपोजल हो सकते हैं, स्टैंडिंग ऑफर हो सकते हैं और स्पेसिफिक ऑफर हो सकते हैं। कुछ एक तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस किस के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है,
अब आपको सबसे पहले पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है ना। मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तुओं के बदले वस्तु लेकर, ठीक है। गेहूं के बदले मान लो कपड़े ले लिए, गेहूं के बदले कोई और चीज़ ले ली, तेल वगैरह ले लिया या दूसरा अनाज ले लिया, या इस तरीके के मतलब सिक्के वगैरह नहीं चलते थे, करेंसी नहीं चलती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो चीज़ें चलती थी, बार्टर सिस्टम चलता था पहले तो। लेकिन अब ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, क्या बन गया है, पूरा का पूरा करेंसी से ही सारा, मतलब पैसों से, रुपए के लेन देन से ही क्या होता है, काम होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस्ड प्रपोजल की बात करें, अभिव्यक्त या प्रत्यक्ष जो भी है प्रस्ताव, वो क्या होता है, वह प्रस्ताव जो शब्दों द्वारा किए जाते हैं। अभिव्यक्त प्रस्ताव होते हैं जो राइटिंग में बता के, स्पेसिफिकली बता के जो किए जाते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं प्रस्ताव, अभिव्यक्त प्रस्ताव होते हैं, अभिव्यक्ति करके किए जाते हैं, राइटिंग में किए जाते हैं, वो होता है एक्सप्रेस्ड प्रपोजल। इम्प्लाइड प्रपोजल, विवक्षित प्रस्ताव वो कौन से होते हैं, द प्रपोजल विच इज डन बाय कंडक्ट, ठीक है ना, किसी के आचरण द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। एंड बाय गेस्चर इज नोन एज इम्प्लाइड प्रपोजल। जैसे कि अपन कई बार अपन चाय की थड़ी पर जाते हैं, चाय की दुकान पे, छोटी मोटी ढाबे पे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अपन उसको कह देते हैं 2 कप 3 कप, ठीक है। तो वो समझ जाता है कि 2 कप चाय के लिए कह रहा है, ठीक है। ये क्या है, इम्प्लाइड प्रपोजल है, ठीक है ना, ये ऑफर है, ठीक है। तो इस तरीके के इम्प्लाइड प्रपोजल होते हैं जो आप गेस्चर से, अपने कंडक्ट से, अपने आचरण से अगले को इशारों से बताते हो या करते हो, ठीक है। जनरल प्रपोजल, जनरल प्रपोजल क्या होता है, सामान्य प्रस्ताव, द प्रपोजल विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। पब्लिक एट लार्ज को किए जाते हैं। बहुत फेमस केस है जनरल में तो कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, सेक्शन 8 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त केस है इसके अंदर, ठीक है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ठीक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो भी मामला है वो भी इसके अंदर बहुत फेमस है, ठीक है ना। जो पब्लिक एट लार्ज को किए जाते हैं, जन बाहुल्य को किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, जनरल प्रपोजल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक प्रपोजल। स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है जो स्पेशल लोगों को, किसी विशिष्ट लोगों को किए जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रपोजल होते हैं। वह प्रस्ताव जो किसी विशिष्ट व्यक्ति से ही किया जाता है और वह केवल उसी व्यक्ति द्वारा जिसे वह स्वीकार किया जाता है। जैसे मेरे से कोई प्रस्ताव किया गया है और मैं ही उसको स्वीकार करूंगी तो वो कौन से होंगे, स्पेसिफिक ऑफर होंगे। इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू ए स्पेसिफिक और ए सर्टन पर्सन। दिस इज टाइप ऑफ ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। जिसको किया गया है वो ही इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या कोई अथोराइज्ड है उसके बिहाफ पर, ठीक है। जैसे मैंने मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रखी है, ठीक है, और वो अथोराइज्ड है, ठीक है, तो वो कर सकता है, बाकी और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अथोराइज्ड बाय मी होना चाहिए। उसके बाद है सेकंड पांचवा, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर सकल प्रस्ताव क्या होते हैं, एक ही वस्तु के लिए एक समय में 2 लोग प्रस्ताव करते हैं, ऐसे प्रस्ताव सकल प्रस्ताव की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लो मेरे से कोई प्रस्ताव करता है कि मेरे से कोई बुक कोई खरीदना चाहता है, ठीक है, और उसी टाइम मैं उसके बारे में नहीं जानती कि वो मेरे से प्रस्ताव करना चाहता है, मैं मतलब उसको बेचने का दे देती हूँ कि मुझे ये बुक बेचनी है, आपको कितने में लोगे, ठीक है। तो इस मतलब एक दूसरे के ऑफर को जाने बिना कोई एक दूसरे से जो मतलब प्रस्ताव करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्रॉस ऑफर की श्रेणी में आता है, सकल प्रस्ताव आता है। जैसे व्हेन 2 पार्टीज मेक एन आइडेंटिकल ऑफर, उसी वस्तु के बारे में, उसी चीज के बारे में क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, टू इग्नोरेंस टू ईच अदर, उनको पता नहीं होता है कि जैसे मेरे को नहीं पता था कि वो भी मेरी बुक खरीदना चाहता है और मुझे नहीं, उसको नहीं पता था कि मैं उसको यही बुक बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं वो क्या होते हैं, सकल प्रस्ताव होते हैं, ठीक है। काउंटर ऑफर, प्रति प्रस्ताव। प्रति प्रस्ताव क्या होता है, मेरे से वो बुक है, मैंने प्रस्ताव किया कि तुम मेरी बुक खरीद लो, मैंने उसको प्रस्ताव दिया 100 रुपए में खरीद लो, वो कह नहीं यार 100 तो नहीं 80 दे दूंगा, ठीक है। ये होते हैं काउंटर प्रस्ताव, ठीक है। तो प्रति प्रस्ताव क्या होता है, जब स्वीकृति दाता द्वारा मूल प्रस्ताव की शर्तें एवं निबंधनों में रूपांतरण किया जाता है तो वह प्रति प्रस्ताव कहलाता है। When the offeree offer a qualified acceptance, when an offeree offer a qualified acceptance of the offer subject to the modification and variation in terms of the original offer, it is a counter offer। जैसे मैंने अभी आपको बताया,
मैंने किसी को प्रस्ताव किया 100 रुपये में अपनी किताब बेचने का, उसने मेरे को प्रति प्रस्ताव किया कि 100 में तो नहीं खरीद लूंगा लेकिन 80 दूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्या थी, काउंटर ऑफर था। स्टैंडिंग ऑफर, स्थायी प्रस्ताव क्या होते हैं, ऐसा प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति बार बार नहीं देनी होती है, उसकी एक्सेप्टेंस बार बार नहीं देनी होती है, वो क्या होते हैं, चलते ही रहते हैं, स्टैंडिंग प्रस्ताव होता है। जैसे एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एन स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है ना, वो स्टैंडिंग ऑफर होते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग ऑफर का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है ना, उसने एक टेंडर किया कि वो 1000 किलो शुगर, ठीक है, 40 रुपये प्रति केजी के भाव से 1 साल के लिए क्या करेगी, टेंडर दिया उसने, वो बेचेगी, ठीक है ना। और बी ने ये एक्सेप्ट कर लिया टेंडर, तो वो 1 साल तक बार बार एक्सेप्टेंस, एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया कि 1000 किलो शुगर वो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 साल खरीदे, 1 साल के लिए खरीदेगा, ठीक है ना। तो वो बार बार इसके लिए स्वीकृति नहीं देगा, वो पूरे साल मतलब वो वैलिड माना जाएगा। और ये इस तरीके का जो एक्सेप्टेंस है बी के द्वारा, ठीक है ना, वो स्टैंडिंग एक्सेप्टेंस है और वो चलती ही रहेगी, वो 1 साल तक ये करार क्या होगा, चलता ही रहेगा। जैसे कि ए अग्री टू सप्लाई ब्रिक्स टू बी फॉर 1 ईयर वेन एवर बी रिक्वायर्स। जैसे ए बी ने अभी अपना घर बनाना चाह रहा है, ठीक है, और बी ने ए से समझौता किया कि मैं तुमसे ए की 1 साल के लिए जब जब मुझे रिक्वायर है तुम मेरे लिए ईंटें बेचना, ठीक है ना। तो उसको बार बार एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जब जब बी फोन करेगा, भाई 100 ईंटें चाहिए, 1000 चाहिए, 1200 चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो ए को फ़ोन करके वो हर पूरे साल के अंदर बार बार मंगा सकता है जब जब बी को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो प्रस्ताव होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसके अंदर बार बार एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इम्प्लाइड तौर से जब जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है ना, जब जब ईंटें मंगाएगा, तब तक क्या मानी जाएगी, उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और इसको कैंसिल भी करवाया जा सकता है एक्सेप्टेंस के पहले पहले, ठीक है ना, एक्सेप्ट करने के पहले पहले कैंसिल भी करवाया जा सकता है, कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये तो कुछ एक सामान्य प्रस्तावों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या प्रस्ताव हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले 1 बाय 1 चलने से पहले मैं आपको बताती हूँ इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10, ठीक है ना, उसके बारे में बताती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। सेक्शन 10 कहता है असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ठीक है, मतलब अनुबंध की शर्तें, ठीक है। अनुबंध की शर्तों में सबसे पहला आता है कि 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना करूंगी, सामने एक जना और चाहिए, ठीक है। तो एक या एक से अधिक पक्षकार चाहिए, प्रपोजल चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए मेरे द्वारा, जैसे मैंने प्रपोज किया कि मेरी किताब खरीदोगे, ठीक है, और बाद में वो उसको स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद है कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, पॉकेट में नहीं होनी चाहिए चीज, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड होते हैं, आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अपन पढ़ेंगे, वहां पर कंसिडरेशन नहीं होते, लेकिन वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो वो चीज अलग है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, सेक्शन 14 स्पेसिफिकली बोलता है फ्री कंसेंट इसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है ना, लीगल रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लीगल रिलेशन करने का होना चाहिए, ठीक है। विधिक आपस जो है विधिक संबंध ही नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके के व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा 11-12 के अंदर। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेक्शन 23 बार्ड करता है कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले नहीं होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सीधे सीधे काम होने चाहिए, उल्टे काम नहीं होने चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गई तो इम्पॉसिबल हो गया, और इम्पॉसिबल आपको पता है सेक्शन 56 के चलते आप अनफोर्स नहीं करवा सकते, वॉइड होते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए कि आप अपने अनुबंध को पूरा करवा सके। तो 2 और मोर पार्टीज होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए, प्रपोजल प्रस्ताव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस स्वीकृति होनी चाहिए, कंसिडरेशन
कंसिडरेशन मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, फ्री कंसेंट, ठीक है, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है ना, विधिक संबंध स्थापित करने का इरादा होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, पार्टीज कैपेबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, पक्षकारों का सक्षम होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, वेद जो भी कह सकते हैं वेद इसका उद्देश्य होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस संभावना होनी चाहिए, पूर्ण करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं तक ही रखूंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है, ठीक है, और पढ़ेंगे इसको आगे और डिटेल में, ठीक है। इसके लिए आगे के लिए आप थैंक यू, और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि अगर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँ, होप आपको अच्छा लगे। तो आप मैं कभी कहती नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप सपोर्ट करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।